गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने परमुटेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और परमुटेशन का टॉपिक आज जो है वो क्लोज होने वाला है। तो आज खुशी मनाइए, खूब खाइए, हंसिए, नाचिए खूब। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं आज आपको ना एक फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, जो कि मतलब बताऊंगा, इंटर की फैकल्टी और बहुत बड़ी फैकल्टी है, ऑडिट की। ठीक है ना? क्योंकि आप फाउंडेशन जैसे ही क्लियर करोगे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप में आपको ऑडिट के फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारी बहुत चार्मिंग और बहुत कहते हैं ना ब्यूटीफुल फैकल्टी है, जिसका नाम है सीए ज्योति गर्गा। आपने देखा होंगे उनके बहुत शॉर्ट्स आते हैं सीओसी पे। प्लीज मैम, वेलकम। तो तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। ज्योति मैम, ये ज्योति मैम है। मैम, वेरी वेलकम टू दिस थैंक यू क्लास। सो मच सर। एंड चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, मिलते हैं सीएमए इंटर में। एंड ऑल सीए द इंटर, बेस्ट। ये सीए फाउंडेशन की क्लास चल रही है मैम। ओह, और सीए सीएमए फाउंडेशन की क्लास बिल्कुल अलग है, सीए ओके फाउंडेशन की सर। क्लास बिल्कुल अलग है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिद्धार्थ, गुड इवनिंग। कमल परमार, गुड इवनिंग। अदिति बंसल, बिनू बलान, गुड इवनिंग। लारा दत्ता, गुड इवनिंग। ठीक है ना? चलिए। चलिए चलिए सर, ओके। ऑल द मैम बेस्ट फॉर काफी द क्यूट है, क्लास। लारा दत्ता लिख के भेज रहे हैं मैम, काफी। थैंक यू सो मच लारा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर। एंड सी यू इन इंटर फॉर श्योर। चलिए, बाय ओके, बाय। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज हम लोग परमुटेशन के टॉपिक को क्लोज करेंगे और आज हमारा जो शुरू होना है वो होना है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन की बात करेंगे और इस सर्कुलर परमुटेशन को पढ़ने के बाद हम फाइनली अपना एक एनपीआर का जो फॉर्मूला है, जो आपके भाई एनपीआर का एक फॉर्मूला होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और आज इस परमुटेशन के टॉपिक का दाह संस्कार कंफर्म है। परमुटेशन आज आपका खत्म हो जाएगा। गुड इवनिंग दिविशा सिन्हा। तो बेटा जी, अभी तक जितना पढ़ाया पहले ये बताइए, उतना सबको समझ में आया? उसमें पढ़ने में मजा आया या नहीं आया? और आज जैसे ही आपकी क्लास क्लोज होगी, पहले से बता के चलता हूं, आप लोग अपने आईसीआई स्टडी मटेरियल का एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एडिशनल के 100 क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से, जैसे कहते हैं ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और टिक मारना है, क्वेश्चन पढ़ना है और टिक मारना है, क्वेश्चन पढ़ना है और टिक मारना है, यही काम करना है आपको। ठीक है ना? कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्ट ट्रिक आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लिक फ्लिक्स करके जो आए हैं, नमस्ते सर जी। रिया अग्रवाल जी, नमस्ते। स्पाइडी एडिट्स जोड़ी हिट है, वेरी गुड। चलिए, तो पहले ये बताइए, जितना पढ़ाया अब आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक जितना परमुटेशन आपको पढ़ाया सबको समझ में आ गया है? एम, वेरी गुड, वेरी गुड जी। चलिए, तो सर्कुलर परमुटेशन की बात करते हैं दोस्तों। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या है? माने अगर किसी चीज को हमें अरेंज करना होगा सर्कल पे। अभी तक जो हम अरेंजमेंट पढ़ रहे थे दोस्तों, वो पढ़ रहे थे एक स्ट्रेट लाइन का, एक लाइन का अरेंजमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परमुटेशन के बारे में। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आपको एक सर्कल बनाना है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट लेते हो, यहां पे कंपास को रखते हो, और यहां से ऐसे करके, ये यहां से, ये तो रब हो जाएगा, ऐसे करके यहां से ऐसे करके आप एक सर्कल बनाते हो। अगर ये इस पॉइंट को मीट कर गया, क्या ये एक सर्कल है? पहले ये बताओ, क्या ये एक सर्कल है? क्या ये एक सर्कल है? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या ये एक सर्कल है? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये देखते हैं कि ये पॉइंट इस पॉइंट से मीट नहीं हुआ। अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से मीट हो जाता यहां पे, ये, तो आप इसे एक सर्कल मानते। भाई, जब तक ये ओपन है ये सर्कल नहीं है, ये शेप नहीं है, ये कर्व है। ओपन चीज हमेशा एक कर्व होती है, क्लोज चीज हमेशा एक फिगर होती है। जैसे अगर ट्राइंगल की बात करें तो ये एक ट्राइंगल है, 3 लाइन से बनी हुई फिगर। लेकिन 3 लाइन से तो ये भी फिगर बनी, क्या ये एक ट्राइंगल है? नहीं।
इट इज अ शेप, इट इज अ कर्व, दोनों बातों में डिफरेंस है बेटा जी। तो सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल और आपको लाइव बताता हूं। जैसे जब आप छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, जब कोई भी ओले 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 ऐसे करके पुश करके चला जाता था, तब की बात कर रहा हूँ। जब आप छोटे छोटे थे, यहाँ हैंकी लगा होता था, ठीक है ना, छोटे छोटे से पिदकने में चवन्नी चवन्नी टाइप के थे। तो उस समय क्या होता था, बचपन में मैम क्या कहती थी, चलो बच्चों सब लोग प्लेग्राउंड में खेलने चलेंगे, सब एक के पीछे एक लाइन लगा लो, सब लग जाते थे एक के पीछे। अब जब मैम ग्राउंड में ले जाती थी, तो क्या करती थी, किसी एक बच्चे को फिक्स कर देती थी, बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ, चुन्नू बेटा तुम यहाँ पे बैठ जाओ, और बाकी बच्चे इसके चारों तरफ एक सर्कल बना लो। बाकी बच्चे इसके चारों तरफ क्या करो, एक सर्कल बना लो। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये बच्चा उठ के भाग जाए, अगर ये बच्चा उठ के भाग जाए, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे, मैम मैम आपने जिस बच्चे को बैठाला था ना, वो उठ के भाग गया। तो सर्कल कैसे बनेगा? अब आप बात समझ में, मतलब अगर आपको सर्कल बनाना है तो किसी ना किसी एक चीज को तो फिक्स करना ही पड़ेगा हर हालत में। अगर आप खुद देखिए, अगर मान लीजिए इस बच्चे की जगह आप खड़े हुए, ये आप खड़े हुए और आपसे कहे सर्कुलर अरेंजमेंट करिए, तो आप बाकी बंदों से कहते हैं भैया, ओ भैया थोड़ा इधर हो, आप थोड़ा आगे आओ, भैया थोड़ा इधर, थोड़ा सा पीछे, बस थोड़ा सा। मतलब आप अपने आप को फिक्स मान के चल रहे हैं, आप अपने आप को फिक्स मान के चल रहे हैं। माने अगर सर्कुलर परमुटेशन की बात करें, तो अगर आपको किसी चीज को सर्कल पे अरेंज करना है, तो पहले किसी एक चीज को फिक्स करना ही पड़ेगा। एक चीज फिक्स होगी, अब बाकी अरेंज होंगे। जब बाकी अरेंज होंगे, तो ये फिक्स वाला अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब अगर मुझे 5 पर्सन्स को मुझे 5 पर्सन्स को सर्कल पे अरेंज करना है, तो मैं किसी एक को फिक्स मान लूंगा, ये हो गया फिक्स। बाकी कितने रह गए भाई, एक तो हो गया फिक्स इसमें से, बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए 4 पर्सन। और 4 पर्सन को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। 4 पर्सन को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं कहता हूं 10 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करना है, 10 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करना है, तो किसी एक को तो फिक्स कर देंगे आप। बाकी कितने रह गए, 9। 9 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 9 फैक्टोरियल। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? अगर मैं बात करता हूं n पर्सन की, अगर मैं बात करता हूं n पर्सन की, तो n पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, n-1 फैक्टोरियल। n पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, n फैक्टोरियल क्यों होंगे बेटा, एक पर्सन तो फिक्स हो जाएगा। आराध्या जायसवाल, बेटा जी 1 पर्सन तो फिक्स हो जाएगा ना भाई, किसी एक को तो फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज सर्कल नहीं बन सकता। अदरवाइज सर्कल बन ही नहीं सकता, सर्कल आप बना ही नहीं पाओगे, किसी एक को तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, और बाकी सब उसी के रेस्पेक्ट में अरेंज होंगे। आराध्या जी इतनी बात समझ में आ गई? आराध्या जी इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है ना। तो एन चीजों को अगर आपको सर्कल पे अरेंज करना होगा, तो उसके वेज होंगे n-1 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? चलिए, अब बस खत्म हो गया सर्कुलर परमुटेशन, अब कुछ नहीं बचा। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, in how many ways, in how many ways 3 boys and 4 girls be arranged अराउंड अ टेबल, अराउंड अ टेबल का मतलब राउंड टेबल हो गई, सो दैट, सो दैट पहला पॉइंट, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। माने टोटल वेस की बात कर रहा है। 3 बॉयज है, 4 गर्ल्स है,
एक राउंड टेबल पे अरेंज करना है, इस राउंड टेबल पे अरेंज करना है 3 बॉयज और 4 गर्ल्स को, तो किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। माने टोटल पर्सन हो गए 7, 7 में से किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। बाकी कितने रह गए? 6। 6 पर्सन को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल। मतलब ये हमने अरेंजमेंट कर दिया राउंड टेबल का। यहां तक सबको समझ में आया बेटा या नहीं आया? किसी का कोई डाउट हो तो वो डी टाइप करे, और समझ में आ गया हो तो वो एम टाइप करे। समझ में आ गया हो तो वो एम टाइप करे, और समझ में ना आया हो तो वो डी टाइप करे। यहां तक किसी का कोई भी 1% भी, 1.0000001% भी डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? एम 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 सबको समझ में आ गया बेटा जी? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, बॉयज ऑलवेज सिट टुगेदर। बॉयज ऑलवेज सिट टुगेदर, याद करिए, ये हमने डिटेल्स वाले क्वेश्चन में कह रहा था। जैसे वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वैसे ये कह रहा है बॉयज ऑलवेज सिट टुगेदर, लेकिन अरेंज किस पे करना है? अरेंज करना है अराउंड अ टेबल, माने एक राउंड टेबल पे अरेंज करना है। अब बॉयज कितने हैं सर? 3, तो माने 3 बॉयज को मैं एक मान लू, ये मान लिया एक पर्सन। बाकी रह गई 4 गर्ल्स, बाकी रह गई 4 गर्ल्स, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? ये 5 पर्सन हो गए। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 पर्सन। 5 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? टाइप करना पड़ेगा आपको। 5 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? रिया अग्रवाल जी ने लिख के भेजा 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक। और किसने भेजा? आराध्या जी ने भेजा 4 फैक्टोरियल, अदिति बंसर 4 फैक्टोरियल, कौशल दयाल 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक। 5 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। क्या ये तीनों आपस में नहीं अरेंज हो सकते? बिल्कुल हो सकते। तो इनटू में कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर निकल आया। यहां तक सबको समझ में आ गया? मतलब अगर आपको सर्कल पे अरेंज करना तो एक ही बार फिक्स करना है, बार बार फिक्स नहीं करना। भाई 5 पर्सन को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, माने हम राउंड टेबल पे पहुंच चुके हैं। बाकी रह गए 3, ये 3 आपस में अरेंज हो सकते हैं, इनटू में 3 फैक्टोरियल। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बच्चा लोग लाइक करते रहिएगा वीडियो को। देखिए, आज मैंने आपको एक स्पेशल फैकल्टी से मिलवाया जो आपकी फ्यूचर फैकल्टी होंगी ऑडिट के लिए, और शी टीच सो वेल दैट आई कांट एक्सप्लेन। उनके ऑडिट की वीडियोस जाके देखिएगा, अगर कभी वैसे ऑडिट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं मैम, बहुत। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छे। अभी उनके बच्चों के मार्क्स जो है, एग्जाम्पशंस आई हैं, 80 मार्क्स ऑडिट के अंदर, बहुत बड़ी बात होती है। 80, 70, 60, एक बच्चे का 2 ग्रुप उनके एग्जाम्पशन की वजह से क्लियर हुआ। नहीं, इंटर में मैं नहीं पढ़ाता सर, मैं तो मैथ्स आप पढ़वा लो किसी भी लेवल की, मुझे मैथ्स से कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके से। सिविल सर्विसेज हो गई, सिविल सर्विसेज के मेंस के सब्जेक्ट हो गए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, मैथ्स मुझसे आप किसी भी लेवल की पढ़वा लो। एक्चुअल साइंस के मेरे 9 पेपर क्लियर है। एक्चुअल साइंस अगर आपने नाम सुना हो तो एक्चुअल साइंस के मेरे 9 पेपर क्लियर हैं, और वो भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, कौशल दयाल जी कह रहे हैं मैंने देखी है मैम की वीडियो, वो बहुत एकदम बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाती हैं ऑडिट। ठीक है, हाँ जी, चलिए, यहां तक समझ में आ गया। ये इसके 2 पार्ट हो गए, तो दूसरे पार्ट का आंसर हो गया आपका 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसके बाद तीसरा पॉइंट, मैंने कहा गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, गर्ल्स कभी भी साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। बेटा जी बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, मैंने आपको पूछा था पहले भी और आज भी पूछ रहा हूं, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन अगर निकालनी हो तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? जल्दी से बताइए। किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो क्या करते हैं?
टोटल में से काम करने की कंडीशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो टोटल कंडीशन माने 3 बॉयज और 4 गर्ल्स को राउंड टेबल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल माइनस गर्ल्स सिट टुगेदर, माने हम इन 4 गर्ल को क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, एक ये 3 ये, कितने हो गए, 4। 4 को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। और ये चारों गर्ल्स आपस में अरेंज होंगी इनटू में 4 फैक्टोरियल। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। चलिए एम एम आ रहा है, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट समझ में आ गए, इसको रब कर देता हूं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं इसी क्वेश्चन में। फोर्थ पॉइंट, नो टू बॉयज सिट टुगेदर। भाई देखिए इसमें इवन ऑट तो हो नहीं सकता। अब इसका ये पार्ट और बच्चा, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, कोई से भी 2 बॉयज साथ साथ नहीं आने चाहिए। याद करिए, ये कह रहा है बॉयज नेवर सिट टुगेदर, नहीं कह रहा है, नो टू बॉयज सिट टुगेदर कह रहा है। तो पहले हमें किसको अरेंज करना पड़ेगा, पहले हमें गर्ल्स को अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम सबसे पहले एक सर्कल बनाया और हमने इन सर्कल पे कितनी गर्ल्स है, 4। इन 4 गर्ल्स को बैठा दिया, G1, G2, G3 और G4। अब कहां कहां बॉयज को आप बैठा सकते थे, 1, 2, 3, 4। इन 4 जगह में से भाई 4 सीट आपके पास अवेलेबल है और बॉयज कितने हैं, 3। इससे क्या होगा, कोई से भी 2 बॉयज साथ साथ नहीं बैठेंगे। इससे क्या होगा, कोई से भी 2 बॉयज साथ साथ नहीं बैठेंगे। 3 बॉयज और 4 चेयर पड़ी है, पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल। भाई देखिए इसमें एक्स्ट्रा चॉइस नहीं आएगी। कितनी गर्ल्स थी, 4, तो चॉइसेस कितनी हुई, 4। अगर यही लाइन अरेंजमेंट होता, G1, G2, G3, G4, तो आपके पास चॉइसेस बनती 5। जरा ध्यान दीजिए, एक एक्स्ट्रा चॉइस बनेगी। माने अगर लीनियर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चॉइस होगी, लेकिन अगर सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो जरा देखिए, ये कह रहा है नो टू बॉयज सिट टुगेदर, ठीक है ना। अब आपके पास चॉइसेस कितनी है, 4, बॉयज कितने हैं, 3, B1, B2 और B3, ठीक है ना। G1, G2, G3, G4। सबसे पहले 4 गर्ल्स को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। क्योंकि पहले हमने किसको लिखा, गर्ल्स को लिखा। गर्ल्स को जब सर्कल पे लिखा तो 4 गर्ल्स को सर्कल पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। अब आपके बॉयज बचे, बॉयज 3 और चॉइसेस है 4। तो पहले बॉय के लिए कितनी चॉइस, 4, दूसरे के लिए 3 और तीसरे के लिए 2। तो आंसर हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? हालांकि आप चाहें तो इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू 1 की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सर्कुलर परमुटेशन खत्म हो गया। अब अगर मैं बात करूं एन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, एन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, या कहूं एन बीट्स, बीट्स माने होता है बेटा मोती, एन फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर या एन बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर। इससे आपको अगर एक नेकलेस बनाना है, टू फॉर्म अ नेकलेस, अगर एक नेकलेस बनाना है, एक हार बनाना है, तो उसके वेज कितने होंगे, उसके वेज होंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2।
एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू। सर ये कहां से आया? आप तो कह रहे थे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी, आपने फॉर्मूला बता दिया। तो बेटा जी समझिए, अगर आप फूलों की माला की बात करें, अगर आपको एक फूलों की माला बनानी है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे पहला फूल पिरोते हैं और उसमें नीचे बांध देते हैं गाठी, माने गांठ बांध देते हैं ताकि नीचे से फूल ना निकले। माने एक चीज को तो फिक्स करना पड़ेगा। तो माने n माइनस वन फैक्टोरियल तो हो ही गए। माने एक लंबी सी आपके पास एक लाइन आ जाएगी, लड़ी टाइप की आ जाएगी, एक चेन टाइप की आ जाएगी। अब उससे बनाना है आपको हार जो गले में पहन सके। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आप हार बनाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए ये एक हार है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये तो ये जो अरेंजमेंट है, बोथ साइड देखिए जरा, इक्वल अरेंजमेंट होता है, तब जाके ये एक हार बनता है। माने n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू, क्योंकि दोनों तरफ अरेंजमेंट क्या है, सेम है। दोनों तरफ अरेंजमेंट क्या है, सेम है। तो n फ्लावर्स या n बीट से अगर आपको नेकलेस बनाना है तो उसके वेस कितने होंगे भाई? एक फूल को तो गांठी मारनी पड़ेगी, एक मोती को आपको गांठी मारनी पड़ेगी, माने n माइनस वन फैक्टोरियल तो होगा ही होगा। डिवाइड बाय टू, क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल अरेंजमेंट होगा, तो एक ही अरेंजमेंट को आपने दो बार काउंट कर लिया होगा, इसलिए डिवाइड बाय टू कर दिया गया। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डी टाइप करे, अगर समझ में आ गया हो तो वो एम टाइप करे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो वो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। कमल परमार एम, रिया अग्रवाल जी एम, आदिति बंसल एन, कौशल दयाल एम, दिविशा सिन्हा एम, और कोई भी है बच्चा? सिद्धार्थ एम, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो ये आपका नेकलेस वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी एनपीआर की। तो अगर एन थिंग्स है, एन थिंग्स में से मान लीजिए, देखिए टॉपिक तो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है परमुटेशन का। परमुटेशन का टॉपिक मेरी तरफ से खत्म है, सिर्फ मैं अब आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं। और अब आप आईसीआई के एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एडिशनल के 100 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत भी है एडिशनल में, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाएंगे, आपके वर्बली आंसर आएंगे सारे। ठीक है ना? अब जरा देखिए, मान लीजिए एन थिंग्स में से आपको आर थिंग्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये कहता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कहूं या फिर नंबर ऑफ परमुटेशन कहूं, दोनों का मतलब एक ही है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कहूं या नंबर ऑफ परमुटेशन कहूं, दैट इज इक्वल्स टू पी एन कॉमा आर। जैसे हम क्या कहते थे, 5% में से 3% को अरेंज करना है, 5% में से 3% को अरेंज करना है। तो हम कैसे कहते थे, पहले के लिए कितनी चॉइस, 5, दूसरे के लिए 4 और तीसरे के लिए 3। तो आंसर आता था हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3, माने 5 4 जा 23 जा 60 आंसर आया। माने टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 60 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये कहता है कि आप चाहे तो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पी एन कॉमा आर, माने 5 में से 3 को अरेंज करने के तरीके, या फिर इसे लिख सकते हैं आप एन पी आर। क्या लिख सकते हैं, एनपीआर। एनपीआर का मतलब क्या होता है बेटा जी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और हेयर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, हेयर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। भाई देखो ना, आप 5 में से 3 को अरेंज कर सकते हो, आप 5 में से 4 को अरेंज कर सकते हो, आप 5 में से 5 चीजों को अरेंज कर सकते हो, लेकिन क्या आप 5 में से 6 चीजों को अरेंज कर पाओगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब टोटल पर्सन ही आपके पास 5 अवेलेबल है तो 6 को अरेंज कैसे करोगे? तो एन की वैल्यू हमेशा आर से बड़ी होगी या मैक्सिमम बराबर हो सकती है।
बात समझ में आ गई? तो एनपीआर इक्वल्स टू होता है बेटा जी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? कौशल दयाल जी कह रहे सर आप अपना नंबर दे दीजिए, हम ग्रुप बना लेंगे और जो भी डाउट आएगा क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे। नंबर भी दे दूंगा सर, थोड़ा सा वेट करिए, नंबर भी आपको मिल जाएगा। मैं एक अलग से नंबर नंबर अरेंज कर रहा हूं जो कि बच्चों के लिए ही अवेलेबल होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आए हो तो डी टाइप करिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा। क्या इस एनपीआर की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी? क्या इस एनपीआर की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी? क्या कहोगे? इस चीज को अरेंज करने के -5 तरीके? नहीं हो सकता। माने एनपीआर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अब आप कहोगे किसी चीज को अरेंज करने के 3.5 तरीके। अरे भाई, या तो 3 तरीके होंगे या फिर 4 तरीके होंगे। 3.5 तरीके कैसे होंगे? आधा तरीका कहां से लेके आओगे? माने एनपीआर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। एनपीआर की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर निकलेगी। माने कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी ये नेगेटिव नहीं आएगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो एनपीआर पहला पॉइंट, एनपीआर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स it can never be negative and never be in form of fraction। बात समझ में आ गई? ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही कभी फ्रैक्शन में होगी। हमेशा ये एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर कहीं लिखा हुआ है 10p3, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। 10p3 का मतलब 10 में से 3 चीजों को अरेंज करने की कितने तरीके होंगे? हम कैसे करते थे? पहले के लिए कितनी चॉइस? 10, दूसरे के लिए 9 और तीसरे के लिए 8। माने 10 इंटू 9 इंटू 8 हमारा ये आंसर होता था। माने 720 आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? लेकिन अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो 10p3 क्या फॉर्मूला होता था एनपीआर का? एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता था? एनपीआर इक्वल्स टू होता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे? मत लगाइएगा। क्यों लगाएंगे फॉर्मूला? 10 को पी का मतलब पीछे 3 बार लिख दीजिए। 10 को पी का मतलब पीछे 3 बार लिख दीजिए, माने हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8। दैट इज योर आंसर। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। दैट इज योर आंसर। कौशल दयाल जी, कौशल दयाल जी, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया बेटा जी? जिसको जिसको समझ में आ गया वो एम टाइप करे और जिसको समझ में ना है वो डी टाइप करे। यहां तक सबको समझ में आ गया? कमल परमार एम, अदिति बंसल एम, क्रिक फ्लिक्स एम, और बाकी सब लोग सबको समझ में आ गया बेटा जी? चलिए, अब अगर मैं लिखता हूं 12p9, इसका मतलब क्या हुआ? 12 को p का मतलब पीछे 9 मार, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4। देखिए ना, 3 3 6 और 3 9, भैया आंसर होगा इसका। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं np4, ध्यान से देखिए बिल्कुल वही तरीका है। n को p का मतलब पीछे 4 बार, n एक कम, n-1, भाई देखिए ना, एक कम करके लिख रहे हैं ना बराबर, हमेशा एक कम करके लिख रहे हैं ना बराबर। तो n को p का मतलब पीछे 4 बार, n एक कम, n-1 फिर एक कम, n-2 फिर एक कम, n-3। ये आंसर आ गया इसका। अगर मैं लिखता हूं 2n+1, 2n+1
P2, इसका मतलब क्या हुआ, 2n+1 को पीछे 2 बार लिखना है, माने 2n+1, फिर एक कम 2n, 2 हो चुके, बात खत्म, ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं लिखता हूं अगर मैं लिखता हूं 5p2, तो मतलब 5 को पीछे 2 बार, 5 × 4। अगर लिखता हूं 10p1, तो 10 को पीछे एक बार 10। मतलब समझ में आ रहा है? आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिएगा, मैं पूछूं यहां पे, यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 3। यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, दैट इज इक्वल्स टू 9। यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स है 4। यहां नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, यहां नंबर ऑफ फैक्टर्स है 2। यहां नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, यहां नंबर ऑफ फैक्टर है 2। यहां नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, यहां नंबर ऑफ फैक्टर है 1। माने अगर मैं आपसे पूछूं 10p3 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 3। 12p9 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 9। np4 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 4। 2n+p2 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 2। 5p2 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 2। 10p1 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि npr में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, जरा जवाब दीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं जब तक आप लोग लिख के नहीं भेजेंगे। एनपीआर में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, एनपीआर में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, भाई ध्यान से देखिए। 10p3 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 3। 12p9 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 9। np4 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 4। 2n+p2 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 2। 5p2 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 2। 10p1 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 1। तो अगर मैं पूछूं एनपीआर में कितने फैक्टर्स होंगे, सभी ने लिख के भेजा है आर, बिल्कुल ठीक जवाब। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, आर। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट आपके आईसीआई की स्टडी मेट में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि एनपीआर में कितने फैक्टर्स होते हैं। तो एनपीआर में वो होते हैं बेटा आर फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? किसी का कोई डाउट हो तो वो एम टाइप, वो डी टाइप करो, समझ में आ गया तो एम टाइप करे। अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, एम एम एम, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं पहली बात, np1 की वैल्यू कितनी होगी, तो n को p का मतलब पीछे एक बार n लिख दिया, तो np1 n ही होगा। माने अगर मैं बात करूं 5p1 की, 5। 10p1 की, 10। 4p1 की, 4। तो np1 की वैल्यू n। दूसरा, np0 कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि n को p का मतलब पीछे 0 बार तो लिख नहीं सकते। अब आप अगर इसको समझिए, प्रैक्टिकली फॉर्मूले से समझे, npr क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर मैं np0 लगता हूं, माने r की जगह 0 रखा है, तो n फैक्टोरियल और n माइनस 0 का फैक्टोरियल, माने n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, कैंसिल होके कितना आएगा, 1। माने np0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। बात समझ में आ गई दोस्तों? तीसरा, npn माने n को पीछे n टाइम्स, इसको रब कर देते हैं। npn जैसे 5p5, मतलब 5 को p का मतलब पीछे 5 बार, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 6p6, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, माने ये 6 फैक्टोरियल,
ये 5 फैक्टोरियल। 7p7, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माने 7 फैक्टोरियल। तो np n की वैल्यू कितनी होगी? n फैक्टोरियल। np n की वैल्यू कितनी होगी? n फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? चौथी बात, इन npr n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। n की वैल्यू r से हमेशा बड़ी होगी या मैक्सिमम बराबर होगी। npr is always a positive integer। npr जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सिक्स्थ, इन npr there are r factors। npr में कितने फैक्टर्स होंगे? r फैक्टर्स होंगे। ये 6 पॉइंट में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। ये 6 पॉइंट में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया? इन 6 पॉइंट में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। इन 6 पॉइंट में किसी का कोई डाउट हो वो पूछ सकता है। कौशल दयाल जी ने लिख के भेजा एम। बाकी लोग, इन 6 पॉइंट में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं एनपीआर के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन है, इफ n minus 1 p3, if n minus 1 p3 is equals to 60, is equals to 60, then find the value of n। आपको n की वैल्यू पता करनी है। ऑप्शन भी दे दिए मैंने, 5, 6, 7, नन। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब आप क्या करेंगे? पहले तो अगर मैं n माइनस वन पी थ्री की बात करूं, उसका मतलब क्या हुआ कि n माइनस वन को p का मतलब पीछे लिखना है कितनी बार? 3 बार। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ये निकल के आएगा n माइनस वन, एक कम n माइनस टू, फिर एक कम n माइनस थ्री, फिर एक कम। नहीं करेंगे क्योंकि p का मतलब पीछे 3 बार ही लिखना है, सिर्फ 1 2 3 लिख दिया, इक्वल्स टू 60। अब आप क्या करेंगे? अब इसे सॉल्व मत करिएगा, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। पहले 5 पुट करा हमने, 5 माइनस वन 4, 3, 2, नहीं आएगा, ए तो आंसर नहीं होगा। 6 पुट करा, 6 पुट करेंगे तो 5, 4, 3, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। एन की वैल्यू क्या होगी? बी, 6 आएगी। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया बेटा जी? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है m प्लस n p2, m प्लस n p2 दैट इज इक्वल्स टू 90, ठीक है ना? एंड m माइनस n p1 इज इक्वल्स टू 2, देन m कॉमा n इज इक्वल्स टू, ऑप्शन दे दिए मैंने, 7 और 3, 6 और 4, 5 और 5 और नन। हाँ जी सर, ये ऑप्शन क्रिएट कर दिए। अब इसमें भी पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्यों इतना बुद्धि लगाएंगे हम, इतनी मेहनत करेंगे क्यों? जब हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो हम पुट करके देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है m की वैल्यू को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है n की वैल्यू को, जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। दोनों एक्सप्रेशन हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो जरा वैल्यू पुट करिए, 7 और 3 10, 10p2, 10p2 माने 10 इंटू 9। हाँ सर सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए। 7 माइनस 3,
4p1, 4p1 तो 4 आता, यहां आ रहा है 2। आंसर ए नहीं होगा, आंसर ए बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा पुट करते करके देखते हैं। 6 + 4, 10p2 90 आएगा। 6 - 4 2, 2p1 2 आएगा, बिल्कुल ठीक। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। बात समझ में आ गई सर सभी को? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया सभी को? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको क्लियर है बेटा जी? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट नोट डालिए। लास्ट है और परमुटेशन का, कहते हैं ना लास्ट में बस अग्नि देने वाले हैं ऐसे, इसका दाह संस्कार हो गया। इंपॉर्टेंट नोट। हालांकि ये नोट मैं आपको अगर पढ़ाता तो मैं आपको कॉम्बिनेशन में पढ़ाता, लेकिन परमुटेशन में एक्सरसाइज में आपके दो क्वेश्चन है। आईसीआई में चौथा या पांचवा ऐसे करके एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं। तो नोट कुछ इस तरीके से है कि इफ आर थिंग्स, if r things be arranged from from n different things, from n different things, so that so that one so that पहला पॉइंट, one particular thing, one particular thing never taken, when one particular thing never taken। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ परमुटेशन की बात कर रहे हैं बेटा, कॉम्बिनेशन अभी बाकी है। परमुटेशन खत्म हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में तो कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन तो बच्चों वाला टॉपिक है। नर्सरी के बच्चे जो होते हैं ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले, जो नर्सरी के छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो तक कर लेते कॉम्बिनेशन। आप तो बहुत बड़े हो गए, ठीक है ना। परमुटेशन में आपके सारे डाउट खत्म हो गए। परमुटेशन लेंदी है, कॉम्बिनेशन छोटा है। परमुटेशन में पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती है, कॉम्बिनेशन में पॉसिबिलिटीज बहुत कम बनती है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इफ आर थिंग्स बी अरेंज फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। एन में से आर चीजों को अरेंज करने की बात कर रहा है। अगर मैं आपसे टोटल वेस की बात करता, अगर मैं आपसे इस केस में टोटल अरेंजमेंट की बात करता, तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या होते? एनपीआर। अगर मैं टोटल अरेंजमेंट की बात करता तो इसके टोटल अरेंजमेंट कितने बनते? एनपीआर। लेकिन कह रहा है सो दैट वन पर्टिकुलर थिंग नेवर टेकन। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हालांकि वो एग्जांपल जो है वो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, सिलेक्शन का एग्जांपल है, लेकिन आप उसको लेके परमुटेशन को आसानी से समझ सकते हैं। भाई अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा, हमारी क्रिकेट टीम की बात करें तो 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को क्रिकेट टीम में सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट मैंने क्या बोला? 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स को क्रिकेट टीम में सेलेक्ट किया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन किसका है? कॉम्बिनेशन का है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ये एग्जांपल मैं जो समझा रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे समझा रहा हूं। तो 15 में से 11 प्लेयर को सेलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए न्यूज आई, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। मान लीजिए 15 प्लेयर में ऋषभ पंत काउंटेड थे। तो अब सबको पता है भाई एक्सीडेंट हो गया तो ऋषभ पंत तो खेल नहीं पाएगा, ऋषभ पंत तो टीम में खेल नहीं पाएगा। तो आप कितने में से कितनों को सेलेक्ट करोगे? पहले 15 में से 11 का सिलेक्शन हो रहा था। अब आप मुझे जवाब दीजिए, कितने में से कितने को सेलेक्ट करोगे? न्यूज आ गई ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, ही इज ऑन बेड। तो आप कितने में से कितनों को सेलेक्ट करोगे? जब तक जवाब नहीं दोगे मैं आपसे पूछता रहूंगा।
आप कितने में से कितनों को सेलेक्ट करोगे? क्रिक फ्लिक्स ने आंसर दिया 14 में से 11। बाकी लोग जवाब दें। कमल परवान ने आंसर दिया 14 में से 11। और कोई? अदिति बंसल ने आंसर दिया 14 में से 11। कौशल दयान ने आंसर दिया 14 में से 11। तो बिल्कुल सेम वे में पहले आप एन थिंग्स में से आर थिंग्स को अरेंज कर रहे थे। अब वो कह रहा है वन पर्टिकुलर थिंग नेवर टेकन, एक पर्टिकुलर चीज को कभी नहीं लिया जाएगा। तो पहले आप अरेंजमेंट करते एन पी आर। तो अब अरेंजमेंट कितने होंगे? n-1 pr। अब अरेंजमेंट कितने होंगे? n-1 pr। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया बेटा या नहीं है? तो अरेंजमेंट होंगे n-1 pr। यहां तक समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। m। बहुत बढ़िया, यस सर, वेरी गुड बेटा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया खत्म। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है वन पर्टिकुलर थिंग, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज टेकन, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज टेकन। बहुत ध्यान से तसल्ली से सुनिएगा। अब वो ऋषभ पंत वाली बात खत्म कर दो, फिर दोबारा इसी एग्जाम्पल पे बात करते हैं। 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा, सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, माने कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है ये मैटर ही नहीं करता। ठीक है ना? तो 15 में से 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना था। अब सबको पता है कि भाई इस समय कप्तान चल रहा है रोहित शर्मा। तो बाकी चाहे कोई टीम में आए या ना आए, रोहित शर्मा तो आएगा। बाकी टीम में कोई आए या ना आए, रोहित शर्मा तो आएगा ही आएगा। माने 15 में से 11 की जगह आप कितने में से कितने का सिलेक्शन करोगे? कितने में से कितने का सिलेक्शन करोगे? जब अनाउंस हो चुका है कि रोहित शर्मा कैप्टन है, तो 15 में से 11 की जगह कितने में से कितने का सिलेक्शन होगा? 15 में से 11 की जगह कितने में? कमल जी बहुत आराम से, बहुत आराम से। रोहित शर्मा टीम का कैप्टन है, तो 11 प्लेयर में से रोहित शर्मा काउंटेड हो गया। माने अब रह गए सिर्फ 10 सेलेक्ट करने को। कितने में से? 14 में से। 15 से 10 कैसे होंगे बेटा? 14 में से 10 होंगे ना भाई। एक टोटल में से भी कम होगा, एक सेलेक्ट करने वालों में से भी कम होगा। रोहित शर्मा, भाई रोहित शर्मा तो यहां पे भी होगा यहां पे भी होगा। तो आपने उसे कैप्टन मान लिया, माने वो कैप्टन है, वो इंक्लूडेड है। तो अब 14 में से 10 प्लेयर को सिलेक्ट करोगे ना। कौशल दयाल, क्रिक फ्लिक्स दोनों समझ में आ गए। कमल परमार बेटा क्लियर हो गया पॉइंट। तो पहले 15 में से 11 को सेलेक्ट कर रहे थे, अब 14 में से 10 को सेलेक्ट करेंगे। पहले 15 में से 11 को सेलेक्ट कर रहे थे, अब 14 में से 10 को सेलेक्ट करेंगे। माने टोटल से भी कम होगा और सेलेक्ट करने वालों से भी कम होगा। माने अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो अरेंजमेंट क्या बनेंगे? n-1 pr-1, n-1 pr-1। माने टोटल में से भी कम कर दिया और सेलेक्ट करने वालों में से भी कम कर दिया, और इसके इनटू में आर और आएगा, इसके इनटू में आर और आएगा। अब आप पूछेंगे सर ये आर क्यों आया? बेटा जी ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का है। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन अरेंजमेंट में तो ऑर्डर मैटर करता है ना। वेलकम टू इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा। हो सकता हो पहले नंबर पे बुलाया जाए, हो सकता हो दूसरे नंबर पे बुलाया जाए, हो सकता हो तीसरे नंबर पे बुलाया जाए। रोहित शर्मा को अगर आप बुलाएंगे टीम में, तो पहले पे अगर रोहित शर्मा आएगा तो अरेंजमेंट अलग बनेगा, दूसरे नंबर पे आएगा तो अरेंजमेंट अलग बनेगा, तीसरे नंबर पे आएगा तो अरेंजमेंट अलग बनेगा। तो ऐसी कितनी पोजीशन पॉसिबल है? 11 पोजीशन पॉसिबल है। तो इनटू आर, इनटू आर। समझ में आ गई बात या नहीं है? ये क्वेश्चन अगर सिलेक्शन का होता तो मुझे इनटू आर करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का है।
तो यहां इंटू आर मुझे करना ही पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा जी? यहां तक सबको बात समझ में आ गई बेटा जी? यहां तक सबको बात समझ में आ गई? माने ये हो गया व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग नेवर टेकन, और ये हो गया व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज टेकन। अगर मैं नेवर टेकन प्लस ऑलवेज टेकन दोनों को जोड़ूं तो मुझे रिजल्ट में मिलना चाहिए टोटल वेज। अगर नेवर टेकन और ऑलवेज टेकन को जोड़ूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए? ऑलवेज टोटल वेज मिलना चाहिए। माने अगर मैं बात करूं n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1, तो टोटल वेज कितने होते थे? NPR के बराबर होंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? नेवर टेकन n-1 PR, ऑलवेज टेकन r इंटू n-1 PR-1, दोनों का सम टोटल वेज माने NPR। यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा जी? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1 इज इक्वल टू क्या होगा? NPR। ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ये हो गया नेवर टेकन, ये हो गया ऑलवेज टेकन, दोनों को मिला के बनेगा टोटल वेज। तो n-1 PR प्लस r इंटू n-1 PR-1 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू NPR। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? NPR को तो हो गया दाह संस्कार। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ये हो गया खत्म। अब आप NPR के क्वेश्चन बेझिझक होके किसी भी बुक से करो। सबसे पहले तो स्टडी मैट को निपटाओ आप लोग। स्टडी मैट से आपके ICI के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए 5-10 मिनट रह गए हैं, क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, इसको कर देते हैं कट। यहां से गूगल ओपन करते हैं, ICI पे जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ये किस में जाएंगे हम? इसमें जाएंगे स्टूडेंट्स में, इम्पोर्ट फाउंडेशन कोर्स में गए, और हमें चाहिए था इसमें किस पे जाएंगे हम? नो योर एथिक्स पे भी नहीं जाएंगे, ओवरव्यू नहीं, स्टूडेंट्स, BOS नॉलेज पोर्टल पे, BS नॉलेज पोर्टल अगेन, स्टडी मटेरियल, हाँ जी सर, क्वेश्चन देखिए। आइए आपको कुछ क्वेश्चन के दर्शन कराता हूं एक्सरसाइज के। बहुत टफ क्वेश्चन है, आपको डर, घबराहट, थरथराहट, सरसराहट सब कुछ होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? चलिए आइए देखते हैं। एक्सरसाइज ए 4p3। अरे सर इतना टफ क्वेश्चन! 4p3 माने 4 को पीछे 3 बार, 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना आंसर आ गया? 24। ये इसका आंसर हो गया। 4p4 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई। NPR इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। NPR n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। इन NPR कितने फैक्टर्स होते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? r। NPR इज रिटन एज, फॉर्मूला पूछ रहा है, यहां पुट द वैल्यू, गेट द आंसर करेंगे। आप देख रहे क्वेश्चन सारे कराए हुए। आइए इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की या 11th की,
m plus np2 is equals to 56, m minus np2 is equals to 30. तो put the value, get the answer. n1 plus n2p2 is equals to 132, n1 minus n2p2 is equals to 30. Put the value, get the answer. बेटा जी क्लियर नहीं है? आपके पास तो बुक है, मजबूरी है मेरी बेटा, मैं इसको इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये डाउनलोड हो नहीं रहा। हो गया, हो गया। एक मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये नहीं है। हाँ। कुल मिला के आपके ये सारे क्वेश्चन ना एक्सरसाइज के तो बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे आपको, बच्चों वाले क्वेश्चन। आपको लगेगा ये क्या कर रहा हूं मैं, क्यों इसको ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं। चलिए सर, आपके कहने पे मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ठीक है सर। अब मेरे ख्याल से आपको शायद ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 14 से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 से आ जाइए। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर बी रीअरेंज। रीअरेंजमेंट में क्या होता था? टोटल वेज में से क्या करते थे? -1। तो ये कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, माने 8 फैक्टोरियल -1। तो 40,320। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 40,320। -1 करेंगे तो 40,319। बी आंसर हो गया। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर so that the vowels are always coming together। तो इसमें vowels कौन कौन से? उनको एक मान लीजिए। बाकी रह गए कॉन्सोनेंट। तो कितने vowels हैं? ए, आई, यू, ई, 4 vowels हो गए। बाकी बचे 3 कॉन्सोनेंट। तो 3 कॉन्सोनेंट ये, बाकी हमने vowel को मान लिया एक। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4। 4 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। और ये चारों आपस में अरेंज होंगे इनटू में 4 फैक्टोरियल। तो 24 इंटू 24 576 आंसर। बात समझ में आ रही है बेटा जी? करने का तरीका समझ में आ रहा है? सब बच्चों वाले क्वेश्चन है। 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज इन सच अ वे सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। याद करिए, बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। तो क्या करेंगे? किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करेंगे। आप ये सारे क्वेश्चन करिएगा, बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बाद में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके मैक्सिमम 90%, 95% सारे क्वेश्चन, एडिशनल के 100 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। एडिशनल एक्सरसाइज के 100 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, एक्सरसाइज ए भी कर लीजिएगा, एक्सरसाइज बी भी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, सबको समझ में आ गया बेटा जी? तो आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन का टॉपिक। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? क्लास समझ में आई बेटा जी? ये बताइए, चैप्टर में मजा आया नहीं आया? ये बताइए, पढ़ने में चैप्टर मजा आया बेटा आप लोगों को? किसी को परमुटेशन टफ तो नहीं लगा? मैंने आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर कराई है। मैंने आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर कराई है, जो बुक में भी नहीं है वो भी कवर कराई है। यहां तक परमुटेशन में क्या लिख के भेज रहे हैं सर? आ गया समझ में, मजा आ गया सर? यस सर। चलिए,
तो कल की क्लास में मिलते हैं बेटा जी, और कल हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन का टॉपिक, ठीक है ना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।